हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है बी कमिंग। इसका मतलब अमेरिका की पहली महिला की एक ताकतवर और प्रेरणा भरी कहानी। इनका लेखक का नाम है मिसाइले ओबामा। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। बिग कमिंग में हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा के बारे में जानेंगे। यह किताब उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से शिकागो के एक छोटे परिवार से निकलकर उन्होंने व्हाइट हाउस तक के सफ़र को तय किया। यह किताब उनकी ज़िंदगी की मुश्किलों के बारे में हमें बताती है और साथ ही यह भी बताती है कि किस तरह से उन्होंने उन्हें पार करके कामयाबी हासिल की। यह किसके लिए है? वे जो आत्मकथा पढ़ना पसंद करते हैं, वे जो मिशेल ओबामा के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो कामयाब लोगों की ज़िंदगी से सीखना पसंद करते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आम आदमी के मन में राजनीति को लेकर नफरत होती है। उसे लगता है कि पावर पाने के लिए यह एक गंदा खेल है। जो लोग जनता के साथ और अपने विरोधियों के साथ खेलते हैं, आम आदमी राजनीति में नहीं आना चाहता। लेकिन अगर बहुत से लोगों को आपसे उम्मीद हो कि आप उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो क्या फिर भी आप इसके लिए इनकार करेंगे? मिशेल ओबामा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो भी शुरुआत में नहीं चाहती थी कि ओबामा राजनीति में उतरे, लेकिन बाद में उन्होंने उसके लिए हामी भर दी। यह किताब मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। यह हमें बताती है कि किस तरह से वे ओबामा से मिली और किस तरह से उन्होंने अपने व्हाइट हाउस तक के सफ़र को उनके साथ तय किया। इसे पढ़कर आप सीखेंगे मिशेल की मुलाकात ओबामा से किस तरह हुई, ओबामा किस तरह से अमेरिका के पहले काले राष्ट्रपति बने, व्हाइट हाउस में एक राष्ट्रपति और उनके परिवार की ज़िंदगी कैसी होती है। अध्याय नंबर 2। मिशेल ओबामा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो उन्हें बहुत प्यार करता था। मिशेल का असली नाम मिशेल रोबिन्सन था। 1968 में शिकागो जब पुलिस और वियतनाम युद्ध के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों में लड़ाई शुरू हुई, तो मिशेल उस समय सिर्फ 4 साल की ही थी। उस समय उन्होंने राजनीति की जानकारी नहीं थी और वे अपने खिलौने से खेलने में व्यस्त थी। उनका परिवार लड़ाई वाली जगह से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर था। मिशेल का परिवार उन्हें बहुत प्यार करता था। उनके परिवार को म्यूजिक का बहुत शौक था। मिशेल के घर में हमेशा जैसे कि धुन गूंजती रहती थी। मिशेल के पिता एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में काम करते थे। मिशेल का एक भाई भी था जो उनसे 2 साल बड़ा था। उनकी माँ किसी भी खास सामाजिक काम के लिए पैसे इकट्ठा करने में माहिर थी। मिशेल का परिवार 1-2 फ्लोर के घरों में दूसरे फ्लोर पर रहता था। पहले फ्लोर पर उनके नाना नानी रहते थे। मिशेल उनकी नानी का नाम रोबी था, जो कि एक पियोनी की टीचर थी। मिशेल का बचपन इसी संगीत में गुजरा। वे अक्सर नीचे से अपनी नानी और उनके स्टूडेंट्स के पियानो की धुन सुना करती थी। रोबी ने उन्हें भी पियानो बजाना सिखाया, लेकिन रोबी कुछ सख्त स्वभाव की थी और वो कुछ ज़्यादा काम करने के लिए देती थी। साथ ही साथ मिशेल भी कभी कभी उनसे लड़ बैठती थी। वो बचपन से ही ताकतवर दिमाग की थी, लेकिन फिर भी उनकी नानी उनकी मदद की। मिशेल ने पहली बार एक भरी सभा में पियानो रूसवेल्ट यूनिवर्सिटी के कॉन्सर्ट हॉल में बजाया था। यहाँ पर वे यह देखकर हैरान हो गए कि पियानो में से चिप का बटन ही नहीं है। यही वह बटन था जिसे देखकर वह जान जाती थी कि कौन सा चिप दबाने पर कौन सी धुन बजेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उस एक खास बटन पर निशान नहीं लगाया गया था, वो वहाँ जाने के बाद घबरा गई। यहाँ पर उनकी नानी उनकी मदद के लिए आई और उन्होंने उनकी उंगली को उसी चिप पर ले जाकर रख दिया। इसके बाद मिशेल ने अपना पियानो बजाया। अध्याय नंबर 3। मिशेल को एक अच्छा स्टूडेंट्स बनने में उनकी मां ने उनकी मदद की। शिकागो में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। वहाँ के रहने वाले लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे थे। 1950 में वहाँ पर 96% गोरे लोग रहते थे, लेकिन 1981 तक वहाँ पर 96% काले लोग रहने लगे। मिशेल इसी माहौल में बढ़ रही थी। क्योंकि सारे गोरे लोग जा चुके थे, अब वहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग
ज़्यादातर लोग गरीब थे, जिसकी वजह से स्कूलों की हालात ख़राब होने लगी। इसके अलावा वहाँ का व्यापार भी खराब होने लगा और लोगों में गरीबी बढ़ने लगी। मिशेल जिस स्कूल में पढ़ती थी, अब वहाँ पर गोरे और काले दोनों लोगों के बीच आकर पढ़ने लगे। हालांकि ज़्यादातर लोग शहर के उस हिस्से से निकलकर भाग रहे थे, लेकिन मिशेल के परिवार के लिए वो जगह अब भी एक घर की तरह है। उनकी माँ ने वहाँ के लोगों की मदद करने की हर तरह से कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने मिशेल की पढ़ने में बहुत मदद की। मिशेल को अपने स्कूल से बहुत नफरत थी। जब दूसरी कक्षा में थी, उनकी क्लास के बच्चे बहुत शरारत करते थे और उनके टीचर उन्हें संभाल भी नहीं पाते थे। ऐसे में उनकी माँ ने उन्हें तीसरी कक्षा में डाल दिया, जहाँ के बच्चे अच्छे थे और टीचर समझदार थे। मिशेल ने यहाँ से मन लगाकर पढ़ना शुरू किया। इसके बाद वे शिकागो के एक बहुत अच्छे स्कूल में गई, जिसका नाम विटनी एम यंग हाई स्कूल था। यहाँ पर पूरे शहर के सबसे होनहार बच्चे आते थे और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए लोगों को एक टेस्ट पास करना होता था। मिशेल को खुद पर बहुत शक था कि वो इस स्कूल के लायक ही नहीं, लेकिन उन्होंने यह टेस्ट पास किया और उस स्कूल में पढ़ने के लिए चली गई। स्कूल उनके घर से बहुत दूर था और उन्हें आने जाने में बहुत समय लगता था। वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे, जिससे मिशेल ने स्कूल में अच्छा करना शुरू किया और उन्हें अच्छे मार्क्स मिलने लगे। इससे उनका शक दूर हुआ और वे खुद को काबिल समझने लगे। अध्याय नंबर 4। मिशेल ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर एक नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ाया। मिशेल यंग हाई स्कूल में बहुत अच्छा कर रही थी। वे अपने क्लास के सबसे होनहार बच्चों में से एक थी और लोग उनके काबिलियत को समझने लगे थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनसे कहते थे कि वे अभी प्रिंसटन के लायक नहीं है और उन्हें इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। मिशेल की एक प्रोफेशनल काउंसलर से मीटिंग थी, जिसमें काउंसलर ने मिशेल से कहा कि उसे प्रिंसटन के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वह उसकी पहुंच से दूर है। लेकिन मिशेल के भाई क्रेग को पहले ही वहां पर एडमिशन मिल चुका था और मिशेल चाहते थे कि वे वहां पर जाकर अपने भाई के साथ पढ़े। इसलिए उन्होंने काउंसलर की बात टालकर प्रिंसटन का फॉर्म भर दिया और उन्हें भी वहां पर एडमिशन मिल गया। इसके बाद मिशेल को एक नई दुनिया देखने को मिली। प्रिंसटन में उस समय बहुत कम काले लोग थे और वहाँ के ज़्यादातर बच्चे गोरे थे, लेकिन वहाँ पर थर्ड वर्ल्ड सेंटर था, जो कि यह देखता था कि वहाँ पर रंग के हिसाब से भेदभाव बिल्कुल ना हो। इसलिए मिशेल को वहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पर उनकी तरफ के लोग नहीं थे, उन्हें कुछ असुविधा महसूस होती थी। थर्ड वर्ल्ड सेंटर को अब कार्ल ए फील्ड सेंटर फॉर इक्वलिटी एंड कल्चर अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी एक लीडर का नाम जॉनी ब्रेसवेल था, जो कि एक काली महिला और एक माँ थी। मिशेल की जर्नी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और वे उनकी असिस्टेंट बन गई। जर्नी ने मिशेल को पढ़ने के लिए अलग अलग लेखकों की किताबों के नाम दी, उनके सवालों के जवाब दिए और साथ ही उन्हें ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताई। उनके साथ रहकर मिशेल स्कूल के बाद काले बच्चों के लिए एक स्कूल भी चलाने लगी। जर्नी मिशेल के लिए एक मिसाल थी। उनमें मिशेल को अपना भविष्य दिखता था। उन्हें लगता था कि वे भी एक दिन उनकी तरह माँ बनेगी और सारी जिम्मेदारियाँ को उठाएगी। अध्याय नंबर 5। मिशेल की मुलाकात बराक ओबामा से 1988 में हुई। मिशेल ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी सिर्फ कामयाबी पर ध्यान लगाया था। उनके पास अपने काम पर ध्यान लगाने के अलावा कोई काम नहीं था, लेकिन जब वे ओबामा से मिली तो उनका मन कुछ बदल गया। मिशेल एक LSAT टेस्ट को पास किया, जिससे उन्हें सीधा हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन मिल गया। 1988 में हार्वर्ड से निकलने के बाद उन्होंने सिडली एंड ऑस्टिन नाम का एक फर्म ज्वाइन किया, जहां पर उनकी मुलाकात ओबामा से हुई। उनसे मिलने से पहले मिशेल ने उनके बारे में बहुत तारीफ सुन रखी थी। हर कोई उनके आत्मविश्वास की तारीफ करता था और उनसे बहुत प्रभावित रहता था। उनके प्रोफेसर उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन मिशेल को लग रहा था कि ये गोरे लोग किसी भी आधे पागल व्यक्ति को समझदार कह देते हैं, इसलिए वे ओबामा से दूरी बनाकर रखती थी। सिडली एंड ऑस्टिन में भी मिशेल का काम था वहाँ के होनहार लॉ स्टूडेंट्स से मिलकर उन्हें बाद में उसी फर्म के लिए काम करने के लिए मनाना। क्योंकि ओबामा होनहार थे, इसलिए उन्हें उनसे मिलना पड़ा। उस एक मुलाकात का मिशेल पर बहुत असर हुआ। ओबामा उनसे कुछ साल बड़े थे और हार्वर्ड में पढ़ने से पहले तरह तरह के काम कर चुके थे।
उनमें और मिशेल में बहुत सी बातें मिलती थी। ओबामा शिकागो के उस भाग में एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम कर चुके थे जहां पर मिशेल रहती थी। वे दोनों ही होनहार थे और वे एक दूसरे की बातों को समझने लगे। ओबामा की जो बात मिशेल को नहीं पसंद थी वो ये कि वे सिगरेट पीते थे, लेकिन उनकी बहुत सी बातें उन्हें अच्छी लगती थी। इसलिए उन्होंने अपनी पहली डेट के लिए उन्हें हाँ बोल दिया। जब उन्होंने ओबामा को किस किया तो उन्हें लगने लगा कि ओबामा ही उनके पति बनने के लायक हैं। अध्याय नंबर 6। मिशेल और ओबामा शादी के बाद बहुत से समाज सेवा के काम में लग गए। मिशेल का भाई क्रेग ओबामा को बहुत पसंद करता था क्योंकि ओबामा एक अच्छे बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। क्योंकि मिशेल अपने भाई को पसंद करती थी और उनके भाई को ओबामा से कोई शिकायत नहीं थी, मिशेल ने ओबामा से शादी कर ली, लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ वक्त तक अलग रहना पड़ा। ओबामा ने जब हार्वर्ड पर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने हार्वर्ड लॉ रिव्यू जर्नल में एक एडिटर की नौकरी कर ली। हार्वर्ड में यह नौकरी पाने वाले पहले काले व्यक्ति थे। इसके बाद वे 1991 में शिकागो गए जहां पर उन्होंने मिशेल के साथ कुछ समय बिताया। इस वक्त उन्हें बहुत सी नौकरियां के ऑफर आ रहे थे, लेकिन वे हर किसी को ना बोल रहे थे क्योंकि उन्हें समाज सेवा के लिए काम करना था। मिशेल भी कोई नौकरी नहीं कर रही थी क्योंकि वो लोगों की मदद करने का काम करना चाहते थे। 1991 में मिशेल की मुलाकात वैलेरी जैरेट से हुई। वैलेरी में भी समाज सेवा की भावना थी। वो काले लोगों के लिए काम करती थी। वे हेराल्ड वाशिंगटन के ऑफिस में काम करती थी जो कि मेयर थे और साथ ही काले लोगों के हीरो भी थे, लेकिन उनकी मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी और नए मेयर का नाम रिचर्ड डेली था। वैलेरी अब भी उनके ऑफिस में रहकर उनके सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। वैलेरी मिशेल की अच्छी दोस्त बन गई और उसने मिशेल को नौकरी दिलाई। अब वे मिलकर समाज सेवा का काम कर रहे थे। इसके बाद 1992 में मिशेल ने ओबामा से शादी कर ली, लेकिन वे फिर भी ज़्यादा देर तक साथ नहीं रह पाए। ओबामा को प्रोजेक्ट वोट को प्रमोट करने के लिए चुन लिया गया था, जिसमें उनका काम था ज़्यादा से ज़्यादा काले लोगों को नवंबर में होने वाले इलेक्शन के लिए वोट देने के लिए राज़ी करना। ओबामा ने इस काम को पूरी मेहनत लगा दी और एक हफ्ते में 7,000 काले लोगों को वोट देने के लिए राज़ी कर लिया। 1993 में मिशेल पब्लिक एलाइज के साथ व्यस्त थे। सिटी हॉल में कुछ वक्त काम करने के बाद उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नौकरी को अपना लिया। यह संस्था काबिल लोगों की मुलाकात अच्छे टीचरों से करवाती थी ताकि वे लोग अपनी काबिलियत को निखार सकें। मिशेल को यह नौकरी इसलिए पसंद आई क्योंकि ये एक वक्त था जब उन्हें भी एक टीचर की सख्त ज़रूरत थी। वे काबिल तो पहले से थी, लेकिन उन्हें इसका एहसास तब नहीं हुआ जब वे अच्छे टीचर से मिली। अब वे अपने जैसे लोगों का मदद करना चाहती थी। अध्याय नंबर 7। ओबामा और मिशेल दोनों इस शुरुआत में राजनीति में आने के लिए उत्सुक नहीं थे। ओबामा के अंदर लोगों को प्रभावित करने का हुनर पहले से था। वो लोगों की खोई हुई उम्मीद जगाकर उन्हें फिर से प्रेरित करने के काबिल थे। मिशेल को उनकी यह बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। इसके अलावा प्रोजेक्ट वोट की कामयाबी के बाद ओबामा की इस खूबी पर शिकागो के मैगजीन ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि क्यों न वो राजनीति में आ जाए या फिर किसी सरकारी ऑफिस में काम करे, लेकिन ओबामा ने मना कर दिया। उस समय उन्हें अपनी एक किताब लिखनी थी, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ओबामा के परिवार का इतिहास बहुत उलझा हुआ था। उनके पिता केनिया के रहने वाले एक काले व्यक्ति थे और उनकी माँ कंसंस की एक गोरी महिला। उनके पिता की केन्या में पहले से ही एक पत्नी थी और ओबामा की माँ उनकी दूसरी पत्नी थी। जल्द ही ओबामा के पेरेंट्स अलग हो गए और इसके बाद ओबामा की माँ इंडोनेशिया की एक व्यक्ति के साथ रहने लगी। उस समय ओबामा 6 साल के थे। ओबामा के पिता की मौत 1982 में हो गई, लेकिन फिर भी वे केनिया के लोगों के साथ जुड़े हुए थे। उनकी ज़्यादातर ज़िंदगी हार्वर्ड और इंडोनेशिया का चक्कर काटते हुए गुजर गई क्योंकि उनके माँ का परिवार हार्वर्ड में रहने लगा था और उनकी माँ को अपने परिवार से मिलने के लिए बार बार इंडोनेशिया से हवाई जाना पड़ता था। ओबामा ने बताया कि जब उन्होंने सबसे पहले मिशेल को देखा तो उनमें अपनी दादी दिखाई दी। ड्रीम्स फॉर्म माई फादर की ज़्यादा कॉपियाँ तो नहीं बिकी, लेकिन लोगों ने इसे पसंद किया। 1995 में यह किताब पब्लिश हुई थी और उस समय ओबामा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में नस्लवाद और कानून पढ़ाने रहे थे। इसी वक्त
ओबामा के पास राजनीति में घुसने का मौका आया, लेकिन इस बार बोलने की बारी मिशेल की थी। मिशेल चाहते थे कि ओबामा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाए, ना कि राजनीति में जाए। लेकिन उस समय इलिनॉइस स्टेट सीनेट की सीट खाली थी, जिसके लिए हाइड पार्क के एक प्रतिनिधि को चुनाव लड़ना था। ओबामा ने इसके लिए इस बार हाँ बोल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह से वे ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। अध्याय नंबर 8। 1998 में ओबामा और मिशेल की पहली बेटी हुई, जिसका नाम मालिया ओबामा था। हालांकि ओबामा और मिशेल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उनमें बहुत सी बातें मिलती भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें बहुत से अंतर थे। सबसे बड़ा अंतर ये था कि ओबामा नेगेटिव कमेंट को बहुत अच्छे से संभालने की काबिलियत रखते थे, जबकि मिशेल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके बारे में ख़राब बोले। क्योंकि अब वे राजनीति में उतर आए थे, उनके विरोधी उनके खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ओबामा उन दिनों यूएस कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उनके विपक्ष में बॉबी रश और डोनी ट्रोटर लड़ रहे थे। इसी के बीच 1998 में उनकी पहली बेटी मालिया एन ओबामा रखा गया। मिशेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और उसके लिए उन्हें विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ा था। 1999 में मालिया के कान में एक इंजेक्शन फैलने लगा। उस समय ओबामा का परिवार हवाई में छुट्टियां मना रहा था और तभी इलिनॉइस सीनेट ने यह घोषणा की कि वे बिग गन कंट्रोल बिल के लिए एमरजेंसी वोट करवाएगी। बिग गन कंट्रोल बिल को पास करने के लिए ओबामा काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वे उस समय अपनी बेटी के बीमार होने की वजह से वहां आ नहीं पाए, मीडिया ने उन्हें वोट ना देने के लिए उन पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए। एक लोकल न्यूज़पेपर ने ओबामा को डरपोक भेड़ कहा। बॉबी राश ने ओबामा को पढ़ा लिखा मूर्ख कहा। ट्रोटर ने कहा कि ओबामा अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए अपनी बेटी का सहारा ले रहे हैं। ओबामा को पहले से लग रहा था कि उनके वोट ना देने की वजह से मीडिया उनकी बहुत बुराई करेगी, लेकिन मिशेल को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसके अलावा बहुत से लोगों ने उन्हें काले व्यक्ति की शक्ल में एक गोरा आदमी कहा। ओबामा इसमें हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सीनेट के लिए काम करना जारी रखा। 2001 में उनकी दूसरी बेटी हुई, जिसका नाम नताशा मरियन ओबामा था। उनकी दूसरी बेटी के वे सासा कहकर बुलाते थे, जो कि ओबामा की दादी का नाम था। अध्याय नंबर 9। लोगों का सहारा पाने के बाद मिशेल ने राजनीति में अपनी पति की मदद करने का फैसला किया। मिशेल को सरकारी काम इसलिए अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि ओबामा सीनेट के काम की वजह से घर पर अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताने लगे थे। वो नहीं चाहते कि ओबामा यूएस सीनेट का चुनाव लड़े, क्योंकि इसके बाद वे और ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे और उन्हें परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ओबामा को इसलिए हाँ कह दिया क्योंकि उन्हें अंदर से लग रहा था कि वे जीत जाएंगे। साथ ही ओबामा ने वादा किया था कि अगर वे हार गए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन जैसे किस्मत को उनका हारना मंजूर नहीं था, उनके रिपब्लिकन विरोधी ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया और उनके विरोधी रेस से बाहर हो गए। इसके बाद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जॉन केरी ने ओबामा को पूरे अमेरिका के सामने एक स्पीच देने के लिए कहा। ओबामा को इलिनॉइस के बाहर कोई नहीं जानता था। टीवी पर उनकी यह पहली स्पीच होती। ओबामा इस दिन के लिए अपनी स्पीच बहुत दिनों से तैयार कर रहे थे और उन्हें इसे पूरा याद कर लिया था। उनकी इस शानदार स्पीच को सुनने के बाद एनबीसी के कमेंटर क्रिस मैथ्यूस ने कहा, मैं अभी अभी अमेरिका के पहले काले प्रेसिडेंट को देखकर आ रहा हूँ। मिशेल को पहले से पता था कि यह स्पीच शानदार होंगे, क्योंकि उन्हें अपने पति पर पूरा भरोसा था। जब ओबामा ने यह घोषणा की कि वे प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें सुनने के लिए कड़ी ठंड में 15,000 लोग इलिनॉइस में आ गए। यह देखकर मिशेल का मन बदल गया। उन्हें लगा कि जब लोग उन पर उतना भरोसा कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब वो अपने पति के लिए प्रचार करने में पूरी तरह से जुट गई। उन्हें लगने लगा कि अपने देश के लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी है। अध्याय नंबर 10। व्हाइट हाउस में जाने के बाद में मिशेल ने अपने बच्चों को एक आम बचपन देने की कोशिश की। ओबामा के प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के बाद उनका परिवार व्हाइट हाउस में रहने लगा। यहाँ पर आने के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक प्रेसिडेंट के तौर पर ओबामा को दुनिया की और इतिहास की सबसे मजबूत सिक्योरिटी में रखा गया था। यहाँ पर एक छोटे से छोटे काम को बहुत ही ध्यान से किया जाता था और पानी पीने की भी जांच होती थी।
इससे ओबामा और मिशेल को कुछ परेशानियां हुई क्योंकि अब उन्हें अकेले वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी मिशेल ने अपनी 2 बेटियों को एक आम बचपन देने का वादा किया। उन्होंने अपनी बेटियों का एडमिशन सिडवेल फ्रेंड्स स्कूल में कराया, जहां पर चेल्सी क्लिंटन पढ़ने जाया करते थे। इसके बाद हिलरी क्लिंटन ने मिशेल को अपना घर बुलाकर उन्हें बताया कि किस तरह से वे अपना फ़र्ज निभा सकती है। हिलरी मिशेल से पहले व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की पत्नी की तरह 8 साल तक रह चुकी थी। मिशेल को हिलरी से काफ़ी मदद मिली। उनकी मदद से वे यह समझ पाई कि किस तरह से अपने देश के साथ साथ अपने परिवार के लिए अपने फ़र्ज को अच्छे से निभा सकती है। मिशेल ने साशा और मालिया को बताया कि वे व्हाइट हाउस को अपना ही घर समझे। वे दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खेला करते थे, लेकिन उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलने की आज़ादी नहीं थी। व्हाइट हाउस में सिर्फ वही आ सकता है जिसका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता था, इसलिए उनके दोस्तों को व्हाइट हाउस में आ पाना लगभग असंभव था। लेकिन फिर भी मिशेल ने उन्हें अपने दोस्तों से मिलने की कुछ आज़ादी देती थी। अध्याय नंबर 11। व्हाइट हाउस में रहकर मिशेल अपने अमेरिका के बच्चों का मोटापा कम करने के लिए अभियान चलाया। व्हाइट हाउस में रहते वक्त ओबामा को बार बार लंबे रास्ते तय करके ऑफिस नहीं जाना पड़ता था। उनका ऑफिस व्हाइट हाउस में ही था, जिसकी वजह से ओबामा अपने परिवार से साथ ज़्यादा समय बिता पाते थे। यह बात मिशेल को अच्छी लग रही थी। ओबामा अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे और मिशेल ने सोचा कि उन्हें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हिलरी क्लिंटन ने मिशेल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोगों को यह नहीं पसंद था कि राष्ट्रपति की पत्नी राजनीतिक कामों को दखल दे। हिलरी ने भी फर्स्ट लेडी के तौर पर कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन मीडिया ने इसके लिए उनकी बहुत बुराई की थी। मिशेल ने अपना अभियान बहुत सावधानी से लॉन्च किया। उन्होंने अमेरिका के बच्चों को बढ़ते मोटापे को कम करने के लिए अभियान लॉन्च किया, जिसका नाम लेट्स मूव था। इसे 4 स्टेप्स में लॉन्च किया जाना था। सबसे पहले बच्चों के माता पिता को सेहतमंद खाने के बारे में जानकारी दी गई। दूसरे स्टेप में स्कूलों के सेहतमंद खाना उपलब्ध कराया जाने लगा। तीसरी स्टेप में गांव के इलाकों में ताज़ा खाना पहुंचाने का काम किए जाने लगा, क्योंकि वहां तक अक्सर अच्छा खाना नहीं पहुंच पाता था। और चौथे स्टेप में बच्चों में जागरूकता फैलाने का काम किया जाना था। इसकी शुरुआत मिशेल ने व्हाइट हाउस में गार्डन बनाने से की। वे चाहते थे कि उनके परिवार को पैकेट के खाने से छुटकारा मिले और खाने के लिए ताज़ा फल मिले। 10 हफ्तों में उनके बगीचे से 90 पाउंड के फल निकले, जिससे उनके घर में ताज़ा फल आ गए। इसके अलावा लेट्स मूव का अभियान शुरुआती से ही बहुत कामयाब रहा। स्कूलों में खान पान की व्यवस्था सुधर गई और अमेरिका के कोल्ड ड्रिंक और दूसरे पैक्ड फूड इंडस्ट्री ने अपने खाने के बारे में पैकेट पर ज़्यादा जानकारी देना शुरू किया। टीवी पर बच्चों की सेहत सुधारने के लिए बहुत से प्रोग्राम आने लगे। अध्याय नंबर 12। व्हाइट हाउस की ज़िंदगी में भी कुछ परेशानियां थी, लेकिन मिशेल ने उनका भी सामना किया। एक प्रेसिडेंट के तौर पर ओबामा और मिशेल किसी रेस्टोरेंट या थिएटर में वक्त बिताने के लिए नहीं जा सकते थे। अगर वे जाते थे तो वहां पर आने जाने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग की जाती थी, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानियां होती थी। इसके लिए मीडिया में उनकी बहुत बुराई होती थी और लोग तरह तरह के अफवाहें फैलाने लगे। मिशेल को इन अफवाहों से सख्त नफरत थी। लोग ओबामा के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने लगते थे, जिससे जनता भड़क जाती थी और ओबामा को धमकियां मिलने लगती थी। पहले प्रेसिडेंशियल अभियान के बाद वे 2011 में फिर से खुद को संभाल पाए। उसके कुछ हफ्ते बाद एक बंदूक वाले ने व्हाइट हाउस के रेजिडेंशियल फ्लोर पर अपनी राइफल हमला कर दिया। जिस कमरे में मिशेल पढ़ा करती थी, उस कमरे के शीशे में गोली एक निशान पड़ गया था। इसके बाद मिशेल को एहसास हुआ कि क्योंकि उनके परिवार के लिए इतनी सुरक्षा लगाई गई थी। मिशेल अब जब उन दिनों के बारे में सोचती थी तो उन्हें अपनी कामयाबी पर गर्व होता था। लेट्स मूव अभियान से 45 मिलियन बच्चों को फ़ायदा हुआ और 11 मिलियन बच्चों से सेहत संबंधित स्कूल के बाद के प्रोग्राम में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने ज्वाइनिंग फोर्सेस का अभियान चलाया, जिसे 15 लाख सेनानी और उनके पत्नियां को नौकरी मिली। इसके साथ ही उन्होंने लेट गर्ल्स लर्न का नाम का अभियान चलाया, जिससे दुनिया भर की लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए। उनकी दोनों बेटियां स्कूल से इसी बीच ग्रेजुएट हो गई। मिशेल को अब भी राजनीति से नफरत थी और वे इसमें फिर से आना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बीच उन्होंने जो भी कामयाबी हासिल की और अपने लोगों के लिए जो काम किए, उसके लिए उन्हें खुद पर गर्व है। कुल मिलाकर
मिशेल ओबामा का जन्म शिकागो शहर में हुआ था। ओबामा से उनकी मुलाकात अपने हार्वर्ड के दिनों में हुई थी और उन्होंने उसके कुछ साल बाद उनसे शादी कर ली। मिशेल लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्हें राजनीति से नफरत थी। व्हाइट हाउस में रहते वक्त उन्होंने बहुत से कामयाब अभियान लॉन्च किए। उन्हें अपनी सारी कामयाबियों पर गर्व है।